विल बेसिकली टॉक अबाउट डैक्स। डैक्स आप में से लोगों को पता है क्या होता है? मेरे पास दो बुक्स हैं यहाँ पे, ये दोनों एक तो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं। ये एक बुक है माइक्रोसॉफ्ट की जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया है। ये मेरे पास हार्ड कॉपी में भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। द बुक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट द डेफिनेटिव गाइड टू डैक्स। तो ये माइक्रो यानी ऑफिशियल बुक है डैक्स की, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। ये एक अच्छी बुक है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी थी, तो इसलिए मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता। बहरहाल ये एक अच्छी लिखी हुई है, लेकिन इनके समझाने का जो स्टाइल था ना, मेरे लिहाज से वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बट ये यू कैन सी कि माइक्रोसॉफ्ट की बुक है, ये हमारे पास लाइब्रेरी में भी पड़ी हुई है, प्लस इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और ये ऑफिशियल है। इसमें क्या है, अगर आप इसका इवन मैं आपको इंडेक्स भी दिखाऊँ तो इसमें आपके जितने भी सारे बेसिक फंक्शंस वगैरह जो होते हैं। अच्छा, ये जो आज से हम पढ़ेंगे ना, आप ना सिर्फ बेसिकली एफिशिएंट होंगे इसमें पावर बीआई में, ये सारे फंक्शंस इक्वली यूज़फुल हैं एक्सेल में भी। जो कुछ आज से हम पढ़ेंगे ये आपको एक्सेल में भी एफिशिएंट बनाएंगे। सारे फंक्शंस इक्वली यूज़फुल हैं एक्सेल में भी, पावर बीआई में भी, और भी जो इस तरह के रेलेवेंट माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है उसमें ये इक्वली यूज़फुल हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल बुक है। डैक्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट, किसी को पता है? डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड एक्स इज एक्सप्रेशन। डैक्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ठीक हो गया। अच्छा, आप में से और एक दूसरी बुक के पहले मैं बुक्स का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। एक दूसरी बुक है जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये जो बुक है इस बुक को मैं यूज़ करूँगा, सुपरचार्ज पावर बीआई। पावर बीआई इज़ बेटर व्हेन यू लर्न टू राइट डैक्स। ये एक बहुत अच्छी बुक है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। हम इस बुक को तरतीब से लेके चलेंगे। अगर मेरी कोशिश होगी मैं आपको 4 दिनों में अराउंड मे बी 80% ऑफ दिस बुक हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। और आसानी से, ये नहीं कि मैं भागम भाग करूँगा, आसानी से समझाने के तरीके से हो जाएगा। बट अगर आप ये सीख लेते हैं तो ये बिलीव यू मी, जो बेसिक एनालिसिस है ना, या जिसे आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और पावर बीआई की एक जो बड़ी ताकत है वो डैक्स है बेसिकली। अगेन इस बुक को मैं शेयर फॉलो करूँगा, बट मैं ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बुक है डेफिनेटिव गाइड टू डैक्स, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो इट्स इक्वली यूज़फुल, और ये अच्छी लिखी हुई है। अगेन आप देखें ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, पावर बीआई में, सीक्वल सर्वर में भी, एनालिसिस सर्विसेज में और एक्सेल में बेसिकली ये यूज़ होती है। बट अगेन हम सेम चीज़ कंटेंट फॉलो करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस, हम इन अकॉर्डेंस विद दिस बुक सुपरचार्ज पावर बीआई। बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। हम एडवेंचर वर्क्स का डेटा सेट यूज़ करेंगे। मैंने डैक्स पे ना कुछ बेसिक स्लाइड्स बनाई हुई हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें पढ़नी चाहिए, और थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। मॉडलिंग से भी आगे है ये, सॉरी, ये डैक्स। ओके, डैक्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक लैंग्वेज है, आप इसको लैंग्वेज ही कहेंगे बेसिकली इसको। ये आपको डेटा एनालिसिस में और एक्सप्रेशंस में हेल्प करती है। द क्वेश्चन हियर इज, डेटा एनालिसिस का तो हमें समझ लगती है, एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? क्या एक्सप्रेशन से क्या मुराद हो सकता है? हाँ, आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन बताना चाहे एक्सप्रेशन से क्या मुराद हो सकती है भाई? एनीवन? हाँ, डिस्क्राइबिंग द डेटा कैन भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा किसी और सेंस में यूज़ होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेशन की समझ, ये एक्सप्रेशन का वर्ड आगे बहुत यूज़ होगा, अगर आपको इसकी समझ लग जाएगी ना तो मेरे ख्याल में आगे भी यानी कि आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर एक्सप्रेशन से मुराद है इक्वेशन लिखना। जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल टू ए इक्वल्स टू बी प्लस सी और समथिंग, ये इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो डैक्स की लैंग्वेज में भी एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? आपको इक्वेशन लिख रहे हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? कोई आप इक्वेशन लिखते हैं जो कि हम अभी एक्चुअल में लिखेंगे, या हम कोई क्वेरी लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो एक डेटा एनालिसिस हो गया, और उसके लिए जो एक्सप्रेशंस चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? डैक्स कहते हैं। जो लोग अभी आए हो, आज हम डैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डैक्स क्या है? बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि पावर बीआई में यूज़ होती है।
ओके अगेन ये फार्मूला लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। क्रिएट जो डेक्स की एक बहुत पावरफुल चीज़ है, दैट इज़ पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन। आप मंथली बेसिस पे बहुत सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे ईयर टू डेट, ईयर टू ईयर कंपैरिजन, मंथ टू मंथ कंपैरिजन, डे टू डे कंपैरिजन, वीक टू वीक कंपैरिजन, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजंस। ये इसकी बहुत पावरफुल चीज़ है और बिजनेसेस में इस तरह के कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। और मॉडिफाई मॉडल वन यू कांट मॉडिफाई डेटा सोर्स, इसको जब हम एक्चुअल में करेंगे तो आपको इसकी समझ लगेगी। ओके ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, इसको ये हम एक्चुअल में लिखेंगे बट आपको समझना चाहिए डेक्स बेसिकली क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये जो टोटल सेल्स है ये आपके वेरिएबल का नाम है। आप एक्चुअली जिस तरह मैथ्स में वेरिएबल्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 5 या y इक्वल्स 10, तो जो x क्या होता है वो आपके वेरिएबल का नाम होता है, ऐसे ही है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 5 होती है। तो यहाँ पर जो आपके वेरिएबल का नाम है सबसे पहले वो आना है। फॉर एग्जांपल मैं टोटल सेल्स एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं कोई और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ या कुछ भी, तो ये बेसिकली इसका क्या आता है, नाम आता है, इक्वल का साइन आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, फंक्शन जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें मेरे ख्याल में हज़ारों फंक्शंस हैं, सम है, डिवाइड है और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप वो फंक्शंस लिखेंगे, फिर टेबल का नाम चाहिए और कॉलम का नाम चाहिए। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको इसकी और बेहतर समझ आएगी, बट ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, इसको एक बेसिक लिखने का तरीका है। ओके एम आई क्लियर अबाउट दैट? हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सो ये बेसिकली इसका लिखने का तरीका है, टोटल सेल्स, फंक्शन का नाम देना है आपने, सम, मेन, मैक्स, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, हम देखेंगे। टेबल का नाम देना है आपने पैरेंथेसिस में, और कॉलम का नाम देना है आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं लगती, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं। इसकी एक अच्छी बात यह है कि पावर बीआई में, ख़ासतौर पर डैक्स में, जिससे हम कहते हैं एडवांस इंटेलिजेंस फंक्शन है, पावर भी आपके लिए सारा फंक्शन खुद से लिखना शुरू कर देता है। आप उसके शुरू के हिंट्स देंगे, एस लिखेंगे तो आपके लिए खुद से सम कंप्लीट कर देगा। और अगर आप कॉलम में फॉर एग्जांपल सिर्फ सेल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्स अमाउंट आपके लिए कंप्लीट कर देगा। तो अगेन इसमें जो सिंटैक्स एरर के चांसेस बड़े कम होते हैं, और आपको कोई रट्टा लगाने की या कोई ख़ास जो होता है ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती एज़ फार एज राइटिंग इज़ कंसर्न। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये हम आपको करेंगे। ओके बस इतना काफ़ी है। एवरीवन अपना पावर भी आप ओपन करें, हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। मेरे पास ये पावर भी आई है और मैंने इसमें ऑलरेडी अपना ये एडवेंचर वर्क्स का डेटा सेट लोड किया हुआ है, एडवेंचर वर्क्स 2020। आप लोग भी लोड करें। किसके पास लोड नहीं हुआ हुआ पावर भी आई में एडवेंचर वर्क्स डाटा सेट, क्या इशू है? करें। और बाकी सब आपके पास लोड हुआ हुआ है, करें इसको। एडवेंचर वर्क्स का डेटा सेट है, इसके थ्रू हम डैक्स को यूज़ करेंगे। और हम बेसिकली आज हम सिर्फ एक टेबल पे फोकस करेंगे जो कि सेल्स का टेबल है बस। मे बी आप सिर्फ एक ही टेबल लोड कर लें, सॉरी, आप सिर्फ एक ही टेबल लोड कर लें सेल्स का, वो काफ़ी है। आज हम इस पे फोकस करेंगे और हम एक्चुअली प्रैक्टिकली डैक्स करेंगे। मुझे पता है स्क्रीन पीछे से नज़र नहीं आएगी, तो साथ में मैं क्या करूँगा, एक बेसिकली एक सेपरेट फाइल वर्ड पैड के ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं जो भी फार्मूला वगैरह लिखूँगा उसको आप लोगों को जूम करके दिखा दूँगा। ओके जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप लोगों की स्क्रीन ओपन है ताकि हम स्टार्ट करें। सॉरी स्क्रीन कर रहा हूँ, पावर भी में ये लोड है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं यस लिखें चैट में ताकि मुझे अंदाज़ा हो। ठीक है, बाकी लोग भी लिखें अगर आप लोगों के पास यानी अवेलेबल है। ठीक है, हाँ जी लोड हो गया। आप लोग जो पीछे बैठे हुए हो लोड हो गया एडवेंचर वर्क्स का डेटा सेट। ओके जी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहली बात एवरीवन यहाँ देखेंगे, सेल्स का टेबल है आपका, उस पर राइट क्लिक करें, उसके राइट क्लिक करें और आपको सबसे टॉप पे मिलेगा न्यू मैयर। आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप न्यू मैयर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ये एक पेन है। पहले यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते थे, अब यहाँ पर मैयर इक्वल्स ये लिखा हुआ आ गया आपके पास। यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, पहले ये डिसेबल्ड था। हो गया कि नहीं हुआ? सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करना है और आपने फॉर एग्जांपल क्या न्यू मैयर को आपने जनरेट करना है। समझ लगी इस बात की? ये हो गया सारों से कि नहीं हुआ? ओके सबसे पहले अगेन अगर आप देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम। पावर भी की एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह हम नेचुरल लैंग्वेज या नेचुरली जो अपना नाम लिखते हैं हम वो लिख। फॉर एवरीवन जस्ट राइट टोटल सेल्स, टोटल
स्पेस सेल्स, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम थ्रू फार्मूला टोटल सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। टोटल सेल्स जैसे आप साथ में इक्वल का साइन डालें, एवरीवन आपने वेरिएबल का नाम दिया और आप साथ में क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। एंड वंस यू प्रेस इक्वल तो बेसिकली क्या होता है, जिस तरह एक्सेल में आपके सारे फार्मूलाज इनेबल हो जाते हैं ना, यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। आप इक्वल के बाद ज़रा एस लिखें, इक्वल के बाद स्पेस डाल के एस लिखें, तो आप देखेंगे कि एस से रेलेवेंट जितने भी फंक्शंस हैं ना वो यहाँ पे शो हो गए हैं। फॉर सब्सटीट्यूट है, स्विच है, सैम्पल है, इसमें बहुत सारे हम करेंगे, कुछ हम नहीं भी करेंगे। आपको ये फंक्शंस मिल गए हैं कि नहीं मिले? हमें यहाँ पे सिंपल फंक्शन चाहिए एस सम का। आप SUM सम लिखेंगे तो यहाँ पर ये सम जो है इसका फंक्शन इनेबल हो जाएगा। आप इस सम वाले फंक्शन पे क्लिक करें तो ये उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्रैकेट डाल दिया, ऐसे ही है। अच्छा, ब्रैकेट के बाद जो इसकी एक अच्छी बात यह है कि आपके सेल्स के टेबल में जितने कॉलम्स हैं ना उसने ऑटोमेटिकली, बल्कि आपके सारे यानी जितने भी टेबल्स में जितने कॉलम्स हैं उसने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवा दिए कि नहीं करवा दिए। ओके, कैलेंडर के टेबल में आपके पास कैलेंडर क्वार्टर का कॉलम है, नीचे आपके पास कस्टमर्स के टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो उसने डिस्प्ले करवा दिए हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स के टेबल में हमें कॉलम चाहिए मे बी सेल्स अमाउंट का। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ सेल्स अमाउंट लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो कॉलम्स फिल्टर करता रहेगा और यहाँ पर आपको सेल्स अमाउंट का कॉलम मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? आप इस पर क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें, बस सम लिखा, सेल्स अमाउंट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। आप एंटर प्रेस करेंगे, ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा, डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा, बट आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना यहाँ पर इस तरह से एक पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। जिन लोगों को पीछे नज़र नहीं आ रहा, मैंने ये चीज़ लिखी है। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मैंने बेसिकली ये चीज़ लिखी है। टोटल सेल्स क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है, इक्वल का साइन मैंने डाला है, उसके बाद सम क्या है, एक फंक्शन है, और मैंने से क्या किस चीज़ को सम करना है, सेल्स के टेबल, ये टेबल का नाम है, सेल्स के टेबल में जो सेल्स अमाउंट का कॉलम है ना उसको सम कर दो। बेसिकली ये जो हमने एक ये सारी क्वेरी सी लिखी है, ये क्वेरी है बेसिकली, यही डैक्स है, इसे ही हम डैक्स कहते हैं। डैक्स बेसिकली क्या है, अगेन ये हमारा टोटल सेल्स क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। सम बेसिकली क्या है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में आपने जब इनपुट देनी है, बेसिकली हर लैंग्वेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले आपने लिखना है टेबल का नाम, ये ऑटोमेटिकली बेसिकली कंप्यूटर आपके लिए लिख देता है, बट पहले आपने लिखना है टेबल का नाम एंड देन उस टेबल में ये क्या है, ये कॉलम नेम है। क्लियर है ये बात? तो आपने पहले टेबल नेम लिखना है, कॉलम नेम। तो उसने क्या किया, सेल्स अमाउंट यानी सेल्स अमाउंट का जो कॉलम था ना उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं उसका उसने सम कर दिया। अब वो सम आया कहाँ पे है, डिस्प्ले कहाँ पे हुआ, ये वेरिएबल कहाँ पे हुआ, अब मैं आपको ये बताऊंगा। एवरीवन, अगर अपने सेल्स के टेबल में देखें ना, तो अगर आप राइट साइड पे इधर फील्ड्स में देखें तो आपको यहाँ पर नीचे टोटल सेल्स का ना एक नया बना हुआ नज़र आएगा वेरिएबल, और उसके साथ एक कैलकुलेटर का बटन, कैलकुलेटर का साइन होगा, नज़र आ रहा है? ज़रा इसको देखेंगे, टोटल सेल्स में कैलकुलेटर का साइन होगा। कैलकुलेटर का साइन बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक नया मैयर है। मैयर मींस कि आपने इसको कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये बेसिकली क्या है, आपने इसको खुद से कैलकुलेट किया है। समझ लगी इसकी कि नहीं लगी? ये भी डेटा व्यू में अगर आप क्या कर, एवरीवन अपने इस डैशबोर्ड व्यू में जाएं और यहाँ पर ना एक नया कार्ड बनाएं, एक नया कार्ड बनाएं, और जो अभी आपने नया मैयर बनाया टोटल सेल्स का, उस टोटल सेल्स के मैयर को ना आप ज़रा फील्ड्स, उसकी फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अभी हमने बनाया ना टोटल सेल्स का मैयर, मैंने उसको उसकी फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो ये बेसिकली टोटल सेल्स आ गई हमारे पास। ओके जी, देर आर बेसिक 5 फंक्शंस जिनको हम अभी स्टार्ट में करेंगे, उन्हें हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। द फर्स्ट वन इज सम, सेकेंड वन इज एवरेज, थर्ड वन इज काउंट, फोर्थ वन इज मैक्स एंड फिफ्थ वन इज मिन। अभी हम क्या करेंगे, डैक्स के थ्रू इन 5 फंक्शंस को अप्लाई करेंगे एंड लेटर ऑन फिर हम इससे जो कॉम्प्लेक्स लेवल के फंक्शंस हैं उस पर भी हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। सो एवरीवन, बेसिकली अगर मैं अपनी एवरेज सेल्स फाइंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल द टास्क इज़ कि मुझे अपने डेटा में से एवरेज सेल्स या एवरेज ऑर्डर, एवरेज नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स फाइंड करने हैं कि मेरे ऑन एवरेज कितने ऑर्डर्स हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एवरीवन, आप क्या करेंगे, दोबारा हम उसमें जाते हैं पावर बीआई में, सेल्स के टेबल पर राइट क्लिक करें और दोबारा एक न्यू मैयर बनाएं। सेल्स के टेबल पर राइट क्लिक करें और एक न्यू मैयर बनाएं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एवरेज सेल्स। मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, एवरेज सेल्स,
और इक्वल के बाद अगर आप ए लिखेंगे ना तो वो ए से रेलेवेंट जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको दे देगा। क्या आपको यहाँ पे एवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। प्रोबेबली हम अगर एम लिखें तो हमें मीन मिल रहा है, हमें मीन भी नहीं, एवरेज मिल रहा है हमें। मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा है तो यहाँ पे एवरेज का फंक्शन आ गया, नीचे एवरेज ए है, एवरेज एक्स है, इसको हम बाद में करेंगे। इक्वल के बाद आपने क्या लिखना है? हमेशा फंक्शन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल के बाद एवरेज लिखा, ये फंक्शन लिखा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो मुझे सारे कॉलम्स दे देगा कि भाई आपने किस कॉलम की एवरेज लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज लेनी है सेल्स अमाउंट की, तो मैं सेल्स अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे सेल्स में सेल्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके लिए कर रहा है, मीन्स आपको इवन लिखना नहीं, आपको बेसिकली सिलेक्शन करनी है। सेल्स में सेल्स अमाउंट को मैं टिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके लिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपके यहाँ पे एवरेज सेल्स का एक मैयर बना हुआ आ जाएगा और उसके साथ कैलकुलेटर का एक सिंबल भी होगा। बना है कि नहीं बना? अब बना है। और अगर आप दोबारा एक कार्ड बनाएं, उस कार्ड में दोबारा आप यहाँ पे एवरेज सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपके पास वो बता देगा कि भाई हमारी एवरेज सेल्स इतनी है। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? तो ये डैक्स बेसिक है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एडवांस चलेंगे। इसी तरह से एवरीवन अगर हमने फाइंड करना हो कि हमारी मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई थी, मैक्सिमम सेल्स की अमाउंट क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, अभी हम दोबारा जाएंगे सेल्स पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मैयर में जाएंगे और फॉर एग्जांपल अभी हमने फाइंड करना है कि हमारी मैक्सिमम सेल्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पर फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैं लिखता हूँ मैक्स सेल्स। मैंने वेरिएबल बनाया मैक्स सेल्स, इक्वल का साइन डालें, इक्वल के बाद एम प्रेस करें, क्योंकि इन जनरल लॉजिकली जो वेरिएबल होता है उसी नाम के फंक्शन होता है, तो आपको स्टार्ट में मैक्स मिल जाएगा। मिल गया मैक्स। मैक्स को आप इस पर क्लिक करें और फॉर एग्जांपल मैं फिर जाके सेल्स अमाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे यानी मैं सेल्स में सेल्स अमाउंट इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम सेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर अपने सेल्स के टेबल में राइट पे देखें तो आपका मैक्स सेल्स का भी एक जो है यहाँ पे मैक्स सेल्स का एक यहाँ पे वो बन गया होगा मैयर। और मैं अगर इसको यहाँ पे कार्ड में डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं कार्ड बनाऊँगा और मैं यहाँ पे मैक्स सेल्स को, जो मेरा मैक्स सेल्स है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। क्या यही मैक्सिमम सेल्स आ रही है? यानी मेरे पास जो मैक्सिमम सेल्स आ रही थी वो 3580 यानी 3500 से के करीब की सेल आ रही है। डिड यू गाइस गेट दैट? हमने अभी तक 3 फंक्शंस पढ़ लिए हैं। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट सम, एवरेज, मैक्स। इसी तरह से एवरीवन अब आप लोग करेंगे, मैं आप लोगों की स्क्रीन आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। फाइंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल सा टास्क है। ज़रा इसको सोच देखें कौन सा कॉलम है, आपको एक कॉलम मिलेगा ऑर्डर क्वांटिटी का, ज़रा खुद से सर्च करें किस टेबल में है और आपने उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो इसी तरह से ना काउंट का भी एक फंक्शन होता है, आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ काउंट टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। ज़रा ये भी करके देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सेल्स के टेबल में कौन कौन से कस्टमर, मैं आपको खुद भी करवाऊँगा लेकिन कोशिश करेंगे तो खुद से करने की कोशिश करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं, ये भी ज़रा काउंट करें। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सेल्स के टेबल पर राइट क्लिक करूँगा, मैं एक नया मैयर बनाऊँगा। इस मैयर को मैं नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम क्वांटिटी का, फॉर एग्ज़ाम्पल, या ऑर्डर क्वांटिटी मैं पूरा लिख देता हूँ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने एक वेरिएबल इसका मैयर का नाम दिया है, इक्वल का साइन डालूँगा। इक्वल के बाद जैसे m लिखूंगा तो m से रेलेवेंट फंक्शंस मुझे दे देगा, जिसमें से एक फंक्शन है मिन का, मिनिमम। मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का वेरिएबल है, कॉलम है, इसको बेसिकली मैं चूज़ कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा बस। तो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का एक यहाँ पर एक मैयर आ जाएगा। सो इफ़ आई राइट इट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि ये आंसर आ रहा है 1 आ रही है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को काउंट करना है, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल राइट क्लिक करूँगा, न्यू मैयर बनाऊँगा और यहाँ लिखूँगा मैं टोटल कस्टमर्स और मैं यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट और मैं यहाँ पर लिखूँगा कस्टमर। सेल्स के टेबल में कस्टमर की का कॉलम है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कस्टमर्स आ जाएंगे। दैट शुड बी टोटल कस्टमर्स। अगर मैं लिखूँ आपके पास कितने आ रहे हैं, 60K कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंपल हमने 5 फंक्शन सीख लिए हैं बेसिकली।
मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, और क्या कौन सा पड़ा है, काउंट पड़ा है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और मीन एवरेज। आपको ये 5 फंक्शंस आने चाहिए। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो बेसिकली टोटल कस्टमर्स फाइंड करने के लिए मैंने ये मेरे पास सॉरी इस तरह से ये मेरा फार्मूला है टोटल कस्टमर्स का। सो टोटल कस्टमर्स इक्वल टू काउंट सेल्स कस्टमर की। अब सो दिस इज आई गेस समझ लगी आप लोगों को कि नहीं समझ लगी? लगी है समझ? वो बात की बात है, वो हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। अभी आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है, वो बात की बात है। ओके, हमने अभी ये 5 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मेन, काउंट। अभी मैं आप लोगों को छोटा सा टास्क दे रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। आप 5 फंक्शंस अभी के अभी यूज़ करेंगे और आप 5 को अभी रन करेंगे। सो प्रोबेबली यहाँ पर मैं एक टास्क लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और देयर इज़ अ हायर चांस कि हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज़ हो, बिकॉज मुझे पता है कि उसके बगैर नहीं। मैं 5 टास्क लिख रहा हूँ अभी आप करेंगे। फाइंड द एवरेज अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। ये आप करें भाई, ये अभी करेंगे आप अभी। फाइंड द मिनिमम, खुद से देखें कौन सा आपके लिए कॉलम सूटेबल है। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, फाइंड मैक्सिमम टैक्स पेड। नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको करें, 5 के लिए अलग से वेरिएबल बनाएं। तो मैं अभी खुद सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, तो मैं यहाँ पर एक नया मेजर बनाऊँगा सेल्स के टेबल में, और मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और मैं यहाँ पे न्यू मेजर बनाऊँगा। अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं यहाँ पे इसको नाम तो एवरेज टैक्स का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, और मैं यहाँ पे अगर टैक्स लिखूँगा तो सेल्स में टैक्स अमाउंट आ गई है मेरे पास। तो आप लोगों की जो एवरेज टैक्स की वैल्यू है दैट शुड बी जो आपकी एवरेज टैक्स की वैल्यू है दैट शुड बी दिस वन, 38.89 आपका एवरेज टैक्स होना चाहिए, और एवरेज टैक्स ये होना चाहिए। और जो इसका फार्मूला है वो बेसिकली मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है। सो दिस इज़ द फार्मूला दैट आई अप्लाइड। एवरेज टैक्स इक्वल्स टू, एवरेज लेनी है किसकी, सेल्स के टेबल में टैक्स अमाउंट का कॉलम है उसकी आपने एवरेज लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास मिनिमम क्या थी, तो इसका मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर सेकंड वाले का आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका फार्मूला भी मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर आप लोगों से, तो मिनिमम ऑर्डर में कौन सा फंक्शन लगेगा, मिनिमम का फंक्शन लगेगा। तो बेसिकली ये इसका फार्मूला है, ये मैंने पहले ऑलरेडी करवाया था। सो इसके लिए ये आंसर, ये बेसिकली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू मिनिमम सेल्स अमाउंट, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसको शायद और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक लाइन। सो दिस इज द फंक्शन दैट आई अप्लाइड। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ किसका, सेल्स के टेबल में। ये पहले टेबल का नाम है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम है। क्लियर है ये बात? इसी तरह से मैक्सिमम टैक्स पेड, ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको भी हम कर लेते हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, सेल्स के टेबल में जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेजर में जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक मेजर बनाता हूँ, मैक्सिमम टैक्स पेड का ही मेजर बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू मैक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैक्स अमाउंट मेरे पास आ गई है। तो इफ़ आई सॉल्व इट, तो मैक्सिमम टैक्स की जो अमाउंट है दैट शुड बी, क्या होनी चाहिए भाई, 286.26 ये। और मैंने जो इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया है वो बेसिकली ये फार्मूला है, मैक्सिमम टैक्स पेड इक्वल्स टू मैक्स का फंक्शन यूज़ होगा। सेल्स के टेबल में कौन सा कॉलम यूज़ करेंगे, टैक्स अमाउंट का। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके लिए बेसिकली अभी हम चूँकि सेल्स के टेबल पे फोकस कर रहे हैं, मैं सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेजर बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल प्रोडक्ट्स, और मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, टोटल प्रोडक्ट्स अगर फाइंड करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, काउंट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट में, अगर मुझे प्रोडक्ट की कहीं पे मिलता है
तो इस सेल्स के टेबल में एक प्रोडक्ट की का कॉलम है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास जो है प्रोडक्ट की यहाँ पे बेसिकली उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, टोटल प्रोडक्ट्स की, ये बेसिकली इसकी वैल्यू है 60K आपकी वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे ही है। ओके, लास्ट इज द ट्रिकी क्वेश्चन, व्हाट इज माय टोटल प्रॉफिट। ये कैसे सॉल्व होगा भाई, कैसे आएगा, कैसे आएगा? दो कॉलम्स को सबट्रैक्ट करना होगा। तो पहले हम मैयर बनाते थे, वो मैयर हमेशा एक वैल्यू को स्टोर करता है। हाँ, अब कॉलम्स फ्लिप करेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉलम्स, ठीक है, नीड टू मेक अ न्यू कॉलम एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। ओके, ये बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है कि आपने टोटल, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पहली बात ये, अगर आप अपने टेबल्स में जाएं, आपको टेबल में कहीं भी प्रॉफिट का कॉलम नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉलम ऑफ प्रॉफिट, टेबल में आपको कहीं भी प्रॉफिट का कॉलम नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है भाई, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हम सेल्स के लिए कौन सा कॉलम यूज़ करेंगे, सेल्स अमाउंट, और कॉस्ट के लिए कौन सा कॉलम यूज़ करेंगे, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे सेल्स के टेबल में देखें तो आपको एक कॉलम मिलेगा सेल्स अमाउंट का, जो कि यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा सेल्स अमाउंट का, और दूसरा आपको एक कॉलम मिलेगा साथ ही प्रोडक्ट कॉस्ट का। बेसिकली क्या है कि आपको सेल्स अमाउंट में से प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करना है, बट ये इसको हम अभी बाद में करेंगे। द पॉइंट इज़, ये बेसिकली इसके लिए क्या है, हमें इवन कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उस फंक्शन को करेंगे अभी। ये जस्ट था कि ये सिंपल नहीं है, इसको कैसे करना है वो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, सो हमने अभी तक 5 बेसिक फंक्शन पढ़ लिए हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट सम, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट मैक्स, मिन, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट काउंट। हमने 5 बेसिक फंक्शन पढ़ लिए हैं। अब हम बेसिकली थोड़े एडवांस फंक्शंस की तरफ जाएंगे। मे बी आप लोगों को लगे कि ये बहुत सिंपल है। अब हम थोड़े एडवांस फंक्शंस की तरफ जाते हैं। अगर मुझे नहीं पता, अगर आप लोग साथ साथ अगर ये बुक आप लोगों के पास खुली हो तो यहाँ पर भी हम इसी तरतीब से तकरीबन चल रहे हैं। एवरीवन, बल्कि बुक के वैसे ही करते हैं। ये अब जो मैं आपको करवाने लगा फंक्शन, यहाँ फोकस करेंगे भाई। अब सारे जितना हो गया उसको छोड़ दें, यहाँ फोकस करें। एवरीवन, आप ना पहले आपको एक फंक्शन मिला था सम, हमने एक फंक्शन किया सम, लेकिन इस सम के साथ एक और फंक्शन आपको मिलेंगे, 2 फंक्शंस और मिलेंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक आपको फंक्शन मिलेगा सम ए का, एक आपका फंक्शन मिलेगा सम एक्स का। कोई बता सकता है सम में और सम ए और सम एक्स में क्या फ़र्क है? सम एक्स रो बाय रो करता है, ठीक है। सम ए से क्या मुराद है? सही बताया बिल्कुल। मैं आपको बेसिकली अब मैं आपको बता रहा हूँ हमें सम एक्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। यहाँ फोकस करना है भाई। जो अगर पिछला कुछ भी समझ नहीं आया, फॉरगेट इट, आपने यहाँ फोकस करना है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये, पावर बीआई में और इन जनरल कहीं भी यह बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है कि आप एक नया कॉलम बनाएं। ये एक डिस्करेज किया जाता है कि आप नए कॉलम्स बनाएं। क्यों डिस्करेज किया जाता है? इसलिए कि जब भी आप नए कॉलम्स बनाते हैं, पहली बात यह कि आपकी फ़ाइल हैवी होती है। जब आपकी फ़ाइल हैवी होती है तो आपको कंप्यूटेशनली वो एक्सपेंसिव होता है, आपकी रैम ज़्यादा यूज़ होती है, आपके कंप्यूटर पे लोड पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर पे अभी भी लोड पड़ रहा है बिकॉज एक हैवी फाइल है। अभी आप लोग ना मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम सम एक्स के फंक्शन पे आएंगे। एवरीवन, जिस तरह आप एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं ना, इस तरह पावर बीआई में डाटा एंट्री कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, होम में जाएं। एवरीवन, होम में जाएंगे और आपको यहाँ पर एक एंटर डेटा मिलेगा। मिला है कि नहीं मिला? होम में जाएं, आपको एंटर डेटा मिलेगा। मिल रहा है? यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप पहले इसमें ये एंटर डेटा है। मिला है सारों को कि नहीं मिला? होम में जाएं और एंटर डेटा पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ना एक नया टेबल एक्सेल की तरह का बना हुआ मिल जाए। किससे ये नहीं मिला? किसको नहीं मिला? होम में एंटर डेटा मिल गया सारों को? मिल गया? एवरीवन, कॉलम 1 नहीं मिला? इधर होम में आप जाएंगी और यहाँ पर देखें आपकी एंटर डेटा का एक बटन है, प्लस का साइन है यहाँ पे। मिला है कि नहीं मिला आपको? जो लोग ऑनलाइन किसने कहा मुझे नहीं मिला? मिला है कि नहीं? जिसने भी ऑनलाइन बोला है, मैं आपको वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का।
ओके आई एज्यूम के मिल गया। ओके होम में जाके बेसिकली आपने एंटर डेटा करना है। अभी मैं आपको पावर BI की एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं करते हैं, इस तरह डेटा बना भी सकते हैं। तो अभी हम डेटा बनाएंगे। मैं एंटर डेटा में जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर एक नई शीट ओपन हो जाएगी। एवरीवन यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम 1 पर डबल क्लिक करें, इसको रीनेम करें और यहाँ पर आप इसको नाम दें सेल्स का। जब ये प्रैक्टिकली मैंने क्वेश्चन पूछा है, हम यहाँ पर करेंगे सेल्स का। एक यहाँ पर क्या करें, इसको नाम दें और यहाँ पर ना सेल्स की अमाउंट लिखें। अगर ये नज़र नहीं आ रहा, पहली अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी 100 रुपीज़ की सेल हुई है। दूसरा मैं एंटर प्रेस करूँगा, मेरी 80 रुपीज़ की सेल हुई है। और हम यहाँ पे 4 अमाउंट देते हैं। फिर मेरी जो है वो 65 रुपीज़ की सेल हुई है और फिर मेरी 90 रुपीज़ की सेल हुई है। 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कॉलम बनाया सेल्स का, उस कॉलम में 4 मैंने एंट्रीज की हैं, 100, 80 and then I wrote 65 and then I wrote 90। तो बेसिकली क्या है, ये मेरी 4 सेल्स हुई हैं। Did you guys get that? मैंने यहाँ पर एक ये कॉलम बनाया, बन गया। प्लस पे क्लिक करें, साथ ही ना सेल्स का प्लस का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, एक नया कॉलम बनाएं और यहाँ पर लिखें कॉस्ट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट। और कॉस्ट में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जहाँ पे मेरी 100 रुपये की सेल हुई है, इस हर एक की जो मेरी कॉस्ट है ना, फॉर एग्जांपल वो 70 है। सारे केसेस में मेरी कॉस्ट सेम है। मैंने चारों में क्या लिख दिया है, 70। कॉस्ट में मैंने क्या लिख दिया, चारों में 70। अब मैं अगर आपसे पूछूँ मेरा प्रॉफिट कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 4 मैंने 2 कॉलम्स बना दिए हैं, एक सेल्स का कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम है। अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरा नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, हाँ, तो वो कैसे होगा, कैसे बताएं? क्या ये अप्रोच सही होगी? एवरीवन यहाँ फोकस करें भाई, क्या ये अप्रोच सही होगी? यहाँ देखना है, लाजमी इधर फोकस करना है भाई, कि मैं सेल्स के सारे रोज़ को प्लस करूँ और फिर कॉस्ट के सारी रोज़ को प्लस करूँ और उसमें से इसको माइनस कर दूँ। ये गलत अप्रोच है। नेवर एवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। आपने रो बाय रो कंपैरिजन करना है। रो बाय रो मींस आप पहले 100 में से 70, मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट में मैं क्या करूँगा, 100 में से 70 को माइनस किया, कितना आंसर आ गया, 30। डोंट एवर डू दैट कि मैं पहले सेल्स का सम कर लूँ और फिर मैं कॉस्ट का सम करूँ और माइनस कर दूँ, बिल्कुल गलत आंसर है, कभी भी सही नहीं आएगा। फिर 80 में से 70 को माइनस करूँगा, 30 आ जाएगा। 65 में से 70 को माइनस करूँगा, बेसिकली मेरा लॉस है, -5 में आ गया। और 90 में से 70 को माइनस करूँगा तो 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट आ गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इन सारों का सम करूँगा, 30 + 10 कितना आंसर आएगा हमारा, यानी मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 55। ऐसे ही है कि नहीं, हो गया? पावर BI आपको क्या फैसिलिटी देता है? पावर BI आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको ना ये सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ टोटल करके भी सेम ही आंसर आएगा। आई नो, बट अगर आप फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अब और करेंगे तो उसमें मसला आएगा। नेवर एवर डू दैट, वो आपने नहीं करना। ये अप्रोच यही सही है कि आप रो बाय रो, आप हर सेल्स की रो में से कॉस्ट की रो को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप सम लें या एवरेज लें या कुछ भी लें। 55 आंसर आ गया। ओके, ये एक तरीका है, लेकिन इस तरीके का नुकसान क्या है? इस तरीके का नुकसान ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ना हमें एक अलग से कॉलम बनाना। अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 एंट्रीज हैं। अगर मेरे पास 10 मिलियन एंट्रीज हों तो क्या होगा, मुझे 10 मिलियन सेल्स में से 10 मिलियन कॉस्ट की वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा। एक नया कॉलम जनरेट होगा 10 मिलियन प्रॉफिट का, एंड देन मैं उसका सम करूँगा। दिस इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। दूसरी बात यह है कि मैं हर चीज़ के लिए नया कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैं भी आपको पावर BI में करके दिखाऊंगा कि वो आपको यही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा या टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा, बट आपको नया कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। समझ लगी इस बात की? एवरीवन, आप क्या अभी करेंगे, ये जो आपका एवरेज ये प्रॉफिट वाला कॉलम, आपने इसको 55 को याद रखना है भाई। हमारा प्रॉफिट टोटल कितना है, 55। आप क्या करें, इस प्रॉफिट वाले कॉलम पर राइट क्लिक करें, उसको डिलीट कर दें, ताकि हमारे पास प्रॉफिट वाला कॉलम है ही नहीं।
हमारे पास अभी सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम है हमारे पास सेल्स का और एक कॉलम है हमारे पास कॉस्ट का। और ना यहाँ पर नीचे अगर आप यहाँ पर देखें, नीचे आपको ना नेम मिलेगा, आप अपनी शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ टेस्ट टेबल, कि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया। अगर आप इसको लोड करेंगे ना तो आपके पास देखेंगे नीचे लोड का बटन मिलेगा, आप देखेंगे आपके पास ना नीचे एक नया टेबल आ जाएगा। अगर आप एंड पे देखेंगे ना तो आपके पास वही टेस्ट टेबल बना हुआ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप मैनुअली भी टेबल एंटर कर सकते हैं। ये मेरे पास ये टेस्ट टेबल, अगर आप नीचे फील्ड्स में सबसे एंड पे देखेंगे ना तो जो आपने नया टेबल बनाया हो यहाँ पे बना हुआ आ गया। ठीक है, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि जब भी आपने डेटा को समझाना है ना तो आपको मिनिमलिस्ट एग्जांपल से समझाना चाहिए। 3 रोज़ की एग्जांपल से, 4 रोज़ की एग्जांपल से, बजाय कि मैं इसको 1 मिलियन रोज़ पे समझाऊँ, वो समझ कम लगती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना था, वैल्यू याद है आप लोगों को 55। एवरीवन, मैं आपको अब एक फंक्शन करवाता हूँ, इसी टेबल में हम बनाएंगे कि आपको कॉलम भी नहीं कैलकुलेट नया बनाना पड़ेगा और आपके लिए वो जो है टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देगा, इवन एवरेज या कुछ भी। हम क्या करेंगे, टेस्ट के टेबल पे राइट क्लिक करें और फिर न्यू मेजर बनाएं। न्यू मेजर बनाएं, टेस्ट जो आपका टेबल जो है, ये वाला छोटा सा टेबल जो है, इस पर राइट क्लिक करें और मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, मेजर का नाम देता हूँ टोटल प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे मेजर बनाया टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, पहले हम यूज़ करते थे सम, अब हमने सम यूज़ नहीं करना, अब हमने यूज़ करना है सम। और अगर आप सम के साथ x लिखेंगे, सम x, सम के साथ आपको एक मिलेगा सम x का फंक्शन मिलेगा। मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? मिला। आप अगर आप इस फंक्शन पे देखें, पावर भी एक अच्छी बात क्या है, ये आपको ना फंक्शन टेबल की डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ दे रहा है। जब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पे टेबल लिखा होगा और कोमा एक्सप्रेशन लिखा होगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है? किसको नहीं मिला? टेबल मिला और एक्सप्रेशन मिला कि नहीं मिला? ये ऊपर लिखा हुआ आएगा, जब ऑटोमेटिकली ब्रैकेट प्रेस करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा। यानी वो पहले कह रहा है कि पहले हमें ना टेबल, यानी वो टेबल बताएं जिसका सम लेना है हमने। तो हम यहाँ पे टेबल में लिखेंगे फॉर एग्जांपल टेस्ट टेबल, जो आपके टेबल का नाम है, मैंने वो लिखा कि यानी इस टेबल में जाके आपने कैलकुलेशंस करनी है। कॉमा डालूंगा, जब मैं कॉमा डालूंगा ना तो एक्सप्रेशन वाला हिस्सा हाईलाइट हो जाएगा। मैंने टेबल का नाम लिखा, कॉमा डाला, एक्सप्रेशन वाला हिस्सा हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो मैंने शुरू में पूछा था, डैक्स क्या, डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन दे। अब एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? एक्सप्रेशन से मुराद है इक्वेशन। ये आपने जहन में रखना है, जिस तरह मैथ्स की इक्वेशन होती है, सेम वो इक्वेशन है। यहाँ पर आपने इक्वेशन देनी है। इक्वेशन हम क्या देंगे? प्रॉफिट की क्या इक्वेशन होती है भाई? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो मैं ये लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा सेल्स, यानी टेस्ट टेबल में सेल्स का कॉलम, टेस्ट टेबल में सेल्स का कॉलम माइनस कॉस्ट लिखूंगा। तो जो मेरे पास टेस्ट टेबल में कॉस्ट का कॉलम है, बेसिकली मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट टेबल में जो सेल्स, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, टेस्ट टेबल में सेल्स का कॉलम है माइनस कॉस्ट। इसको आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, आई रोट दिस बेसिकली इक्वेशन। सम एक्स टेस्ट टेबल, ये मेरे टेबल का नाम है, यानी इस टेबल पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। कॉमा डाल के ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है कि टेस्ट टेबल के सेल्स में से टेस्ट टेबल का कॉस्ट माइनस करे। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हर रो में से जाके माइनस करेगा और बाद में जो आंसर आएगा उसको वो सम। एवरीवन इसको जस्ट एंटर प्रेस करें तो आपके पास देखें प्रॉफिट की क्या अमाउंट आती है 55। अगर मैं इसका एंटर प्रेस करूं तो मेरे पास ये सॉल्व होगा। और मैं अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को डिस्प्ले करवाऊँ, यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो मैं आपके दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को डिस्प्ले करवाऊँ तो मेरे पास 55 ही आंसर आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे लिए कोई नया टेबल नहीं बना, कोई नया कॉलम नहीं बना, लेकिन उसने पूरा कॉलम बना के उसका सम कर दिया। तो ये कंप्यूटेशनली, और अदरवाइज़ अगर ये ऐसा ना हो तो आपको हर एक के लिए सारी नई इक्वेशंस बनानी पड़े, नए नए कॉलम्स बनाने पड़े। किससे नहीं हुआ, किसको नहीं समझ आई, आस्क मी। ये बेसिकली एक्सप्रेशन से मुराद ये चीज़ एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन मीन सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है, सिंपल। हम कहते हैं रो लेवल कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली हुआ क्या है, पाइथन के पावर बीआई ने कैसे काम किया है, उसने ऑटोमेटिक बैकएंड पे क्या किया है, हर रो में से हर सेल्स की रो में से कॉस्ट रेलेवेंट कोरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट की रो को माइनस किया है। एंड देन सम एक्स का मतलब क्या है कि जो नया कॉलम बनेगा उसको उसने सम ले लेना है। Did you guys get that? Okay, everyone just try it out. अभी तो हमने फाइंड किया ना टोटल प्रॉफिट। हाउ विल वी फाइंड एवरेज प्रॉफिट? ये छोटे टेबल का, ये जो हमारे पास टेबल है, ये जो एवरीवन
इसी टेबल का ये एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसको ज़रा एवरेज प्रॉफिट फाइंड करें। हाँ जी, योर एवरेज प्रॉफिट शुड बी अगर मैं इसको करूं तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए दैट शुड बी 14। और वही अगर मैं इसको राउंड किया हुआ, अगर मैं इसको वो कर लूँ यानी कि इसको राउंड ना करूं, वो 13.75 जो आपका आंसर है वो ठीक है। ये आंसर आपका 13.75, यही आंसर होना चाहिए। मैंने कैसे, अगर आप लोगों को इसका क्लियर नहीं है, जब आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो ये इक्वेशन लगेगी। जहाँ पर आपने सम एक्स यूज़ किया है उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, एवरेज एक्स। और आपने इसको पहले क्या बताना है कि ये टेबल है और इस टेबल में आगे ये जो बाकी चीज़ है ये हमारा एक्सप्रेशन है कि भाई हर रो में जाके सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करो और फिर जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसकी एवरेज ले लो, जो फाइनल कॉलम आएगा उसकी एवरेज ले लो। डिड यू गाइस गेट दैट? अब यही चीज़ हम एक्चुअल टेबल एवरीवन एडवेंचर वर्क्स के टेबल पे आप जाते हैं, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एडवेंचर वर्क्स के टेबल में हमने एवरीवन, आपका जो नेक्स्ट टास्क है अभी एडवेंचर, अब ओरिजिनल टेबल में जाएं और फाइंड करें, फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ एडवेंचर वर्क्स। एडवेंचर वर्क्स का ज़रा एवरेज प्रॉफिट तो ज़रा कैलकुलेट करें। एडवेंचर वर्क्स के टेबल में देखें कौन कौन से कॉलम्स यूज़ होंगे। एडवेंचर वर्क्स के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स यूज़ होंगे भाई? एक सेल्स अमाउंट यूज़ हो जाएगा और कॉस्ट के लिए कौन सा कॉलम यूज़ हो जाएगा? प्रोडक्ट कॉस्ट का आपको कॉलम मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको करें और एवरेज प्रॉफिट ज़रा फाइंड करें हमारे। बट अगर आप कंफ्यूज हैं, एवरेज कब लगेगा? एवरेज आपका तब लगेगा जब ओनली सिंगल कॉलम इज़ इन्वॉल्व। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आप ना करें। एवरेज, सिंपल एवरेज का फंक्शन कब लगना है? जब आपने सिंगल कॉलम आपका इन्वॉल्व होगा। एवरेज एक्स कब लगेगा? जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स और एन एक्सप्रेशन स्लैश इक्वेशन इज इन्वॉल्व। ये सिंपल फ़र्क है इनमें। अगर आप लोगों को हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है भाई? एडवेंचर वर्क्स का क्या आ रहा है भाई? हाँ जी पूछें। हाँ मैं भी इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, बताता हूँ। 200 पॉइंट, हाँ यही आ रहा है। मैं इसको अभी करता हूँ। ओके, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं लगी कि भाई एवरेज कब लगानी है और एवरेज एक्स कब लगाना है, अगर आपकी कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही कॉलम इन्वॉल्व है ना, तो आप एवरेज लगा लें या सम लगा लें। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई इक्वेशन बनानी पड़ती है, जिस तरह प्रॉफिट के केस में इक्वेशन बनती है ना कि सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? एवरेज एक्स लगाएंगे। और यहाँ पर जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्सप्रेशन को। ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो मैं बेसिकली इसको कैलकुलेट करता हूँ। इफ़ आई एम सपोज टू, मैं क्या करूँगा, सेल्स के टेबल में जाके मैं एक नया मैयर बनाता हूँ। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो आई विल राइट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज एक्स, और मैं यहाँ पर टेबल का नाम दूंगा। टेबल का नाम है सेल्स, और फिर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिखूँगा सेल्स अमाउंट लिखूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए फ़िल्टर कर देगा सेल्स अमाउंट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। तो सेल्स में ही टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसको मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो ये बेसिकली मेरे पास इक्वेशन है। मेरे पास जो इसका आंसर है दैट इज़, अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊँ, ये आंसर है इसका मेरे पास। अगर 200.02 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। और अगर आप में से किसी को नहीं समझ आई तो मैं यहाँ इसकी इक्वेशन भी लिख रहा हूँ। बेसिकली जो मैंने इक्वेशन बनाई है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज एक्स
एवरेज एक्स के मुझे एवरेज एक्स मीन्स एक्सप्रेशन किस में सेल्स के टेबल में मुझे ये इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है और मेरा एक्सप्रेशन है क्या, ये सेल्स के टेबल में सेल्स अमाउंट में से माइनस कर दे प्रोडक्ट कॉस्ट को। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन फिर हम ब्रेक लेते हैं। एक और स्टूडेंट ने अप्लाई किया, सर प्रॉफिट में तो कॉस्ट के अलावा और भी चीज़ें आती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना सेल्स का कॉलम देखें ना, तो सेल्स के कॉलम में प्रॉफिट के अलावा और क्या, सॉरी कॉस्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ माइनस हो सकती है। हमारे पास तो डिस्काउंट भी हमने दिए हुए हैं, हमने तो टैक्स भी पे करना होता है, तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो टैक्स वगैरह माइनस करके होता है, ऐसा ही है ना। तो मैं आपके लिए एक नया एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगेन कैलकुलेट, मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट टोटल, ये आपका टास्क अभी आप करेंगे टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पर आपने क्या करना है, जबकि फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये मैं आपके लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू टोटल क्या सेल्स अमाउंट माइनस आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस टैक्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ये तीन, अब आप ये एक्सप्रेशन है एवरीवन, इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। नहीं समझ लगी आपकी? अगेन आपने नेट टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉफिट के लिए क्या लगेगा, एवरेज एक्स सम एक्स क्या लगेगा, मेन एक्स क्या लगेगा। जब भी टोटल का वर्ड आएगा ये तो इसको अपने सम के सेंस में लेना है, तो सम एक्स करेंगे, जो आपके इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्स अमाउंट में से आपने क्या माइनस करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट को भी माइनस करना है और टैक्स अमाउंट को भी माइनस करना, डिस्काउंट अमाउंट। अब सोचिए अगर आपको इसके लिए नया कॉलम बनाना पड़े तो आपका एक और कॉलम बन जाएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम कॉलम्स ना बनाएं, हम वो सम एक्स यूज़ करें। और इसके लिए एवरीवन जस्ट कैलकुलेट इट, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम एक्स सेल्स अमाउंट माइनस टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस टैक्स अमाउंट माइनस क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट है, सेल्स में डिस्काउंट अमाउंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके 9.73 मिलियन यही आंसर है। हाँ, तो ये जिनसे बेसिकली मैंने ये इक्वेशन लिखी है, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू सम एक्स, ये मेरा टेबल है जिसमें कैलकुलेशंस होनी है, और आगे मेरा एक्सप्रेशन है। ये मेरी सारी एक्सप्रेशन मींस इक्वेशन कि सेल्स अमाउंट में से माइनस करना है प्रोडक्ट कॉस्ट को, फिर माइनस करना है टैक्स को, फिर माइनस करना है डिस्काउंट को। समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? तो इसका फ़ायदा क्या है, आप इंतहाई कॉम्प्लेक्स टैक्स की कैलकुलेशन, इंतहाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिखें और आपको कुछ भी नए कॉलम्स में बनाने, वो आपके लिए सारा कुछ कैलकुलेट कर देगा। डिड यू गाइस गेट दैट? तो जो लोग पूछ रहे थे ना, अब इस तरह की इक्वेशन ना आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू नहीं कर सकते, जो आपका क्वेश्चन था। तो इसके लिए क्या है, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू नहीं हो सकता। तो बेहतर ये है कि आप इक्वेशन लिखें, आपके पास ओवरऑल एक वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, समझ लगी है? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आस्क मी। तो अब आपको जो डैक्स में जो एक्स होता है एक्सप्रेशन, उसकी समझ लगी, दिस इज एक्सप्रेशन, सेल्स अमाउंट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस टैक्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, और वो आपको ओवरऑल चीज़ें कैलकुलेट कर देगा। हमने पढ़ा है सम, और इस अकॉर्डिंगली हमने पढ़ लिया है सम एक्स। ये आपने जहन में रखना है, एक्स मीन्स एक्सप्रेशन। सम कब अप्लाई होता है, जब एक ही कॉलम हो। सिंगल कॉलम पे अगर आपने काम करना है आप सम यूज़ करें। अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व हो गए हैं या मल्टीपल कोई एक इक्वेशन उसमें बनती है तो आप सम एक्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमने एवरेज पढ़ा है, और इसका अकॉर्डिंगली एक फंक्शन है एवरेज एक्स भी। मीन्स अगर आपने एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का जो आउटकम होगा उसके आपने एवरेज लेनी है, आप एवरेज एक्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली काउंट होता है तो काउंट के साथ काउंट एक्स भी होता है। ठीक हो गया। इस तरह मिन और इसके साथ मिन एक्स भी होता है मेरे ख्याल में, और मैक्स के साथ भी मैक्स एक्स होता है। आई गेस सो होता है, मैंने कभी ऐसे यूज़ नहीं किया, बट ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। एंड एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन एक्चुअली मीन्स इक्वेशन। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन, जो अगर आपको इसके ऑनेस्टली अगर आप इसकी समझ लग गई है तो इट्स अ बिग थिंग। अगर आपको ये सम एक्स काउंट एक्स की समझ लग गई है तो वाकई में एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है। नेक्स्ट जो हम कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे, एक जो नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ेंगे काउंट रोज़ का। एक फंक्शन है काउंट रोज़, इस तरह से एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर एक और फंक्शन है डिवाइड का, इसको भी हम पढ़ लेंगे। अभी हम इन तीन फंक्शंस पे फोकस करेंगे। उसके बाद लेकिन जो हमारा आज का, जो मैं समझता हूँ जो हमारा मेन फंक्शन है, वो एक सिलेक्ट का फंक्शन है, जो कि एक्सट्रीमली यूज़फुल एंड वेरी पावरफुल फंक्शन, उस पर हम काम करेंगे।
ए अभी हमने नहीं पढ़ा। बेसिकली सम एक्स में जो एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, सम ए में जो ए स्टैंड्स फॉर ऑल होता है, सम ऑल की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेटा में ना वो वाला डेटा भी आ जाए, क्या होता है ABC वाला अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट डेटा भी आ जाए, तो बेसिकली इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर हमने उसको भी सम करना हो तो फिर हम सम ऑल करते हैं। आई गेस वो सम होता नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देता है। इसी तरह जब हमने काउंट करना होता है ना और उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा भी, तो हम काउंट ए यूज़ कर, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ए वाले इतने करवाता भी नहीं हूँ। आपने सिर्फ एक्स वाले पे फोकस करना है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है काउंट रोज़ का फंक्शन है। नाम से ही जाहिर है काउंट रोज़ क्या करता होगा? रोज़ काउंट करता है। किसकी रोज़ काउंट करता है? टेबल की। सो एवरीवन फॉर एग्जांपल, क्या कॉलम की रोज़ नहीं काउंट कर सकता? सेल्स के टेबल में जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर हम एक मैयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ रोज़ का, नंबर ऑफ़ रोज़ का मैंने एक मैयर बनाया। सेल्स के टेबल में राइट क्लिक किया, नंबर ऑफ़ रोज़ का मैयर बनाया, इक्वल का साइन डाला, एंड आफ्टर दैट अगर आप काउंट लिखेंगे ना तो काउंट के काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनमें काउंट रोज़ का भी फंक्शन है। अगर आप काउंट रोज़ के फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आपसे बता रहा है कि उसको इनपुट में क्या चाहिए? टेबल नेम। कि फॉर एग्जांपल जिस टेबल का भी आप रोज़ काउंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के टेबल की रोज़ को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूँगा और जस्ट एंटर प्रेस कर दूँगा बस। तो ये मेरे लिए क्या करेगा? सेल्स के टेबल में जितने भी, यानी कि सेल्स के टेबल के लिए कितनी रोज़ आ रही हैं ज़रा इसका मैयर्स में डालें। काउंट रोज़ लिखा है और फिर मैंने क्या किया है? टेबल का नाम। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मेरे पास आ जाएगा काउंट रोज़। मेरे पास 60K यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आप, मैं इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ भी ये फंक्शन पुट कर रहा हूँ, इसके अगेन यूज़फुलनेस है और हम इसको देखेंगे कि हम आगे इसको बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। बेसिकली एक सिंपल सी इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, नंबर ऑफ़ रोज़ आप किसी भी टेबल की कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट रोज़ मैंने लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इनपुट में सेल्स का टेबल दे दिया कि भाई सेल्स के टेबल की इनपुट जो है वो, हाँ सेल्स के टेबल की हम नंबर ऑफ़ रोज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वी कॉल इट काउंट ब्लैंक। नाम से आपको क्या पता चलता है? नंबर ऑफ़ ब्लैंक रोज़। अगर कोई एम्प्टी रोज़ है हमारे पास डेटा में, या जिसे हम नल रोज़ कह लें, एम्प्टी रोज़ अगर हम काउंट ब्लैंक अगर हम करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन आप क्या करेंगे? आप एक नया मैयर बनाएंगे, राइट क्लिक करें सेल्स के टेबल पे, ये रोज़ काउंट करेगा, कॉलम नहीं रोज़, नाम से ही उसका ज़ाहिर है। आप राइट क्लिक करें, न्यू मैयर बनाएं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको आप काउंट ब्लैंक का ही नाम दे लें, फंक्शन को जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। और अब यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल के बाद काउंट, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली काउंट ब्लैंक शो होगा। इक्वल के बाद अगर आप काउंट ब्लैंक लिखें तो आपका शो हो रहा है काउंट ब्लैंक। और यहाँ पर अगेन वो आपसे पूछ रहा है कॉलम नेम, बेसिकली ये बताएगा कि किसी कॉलम में कितनी रोज़ एम्प्टी हैं। ठीक हो गया। जिस तरह हम कहते हैं किसी हमारे एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं या एम्प्टी वैल्यूज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल सेल्स के टेबल में एक टैक्स का कॉलम है या टैक्स अमाउंट का कॉलम है, हमारे पास टैक्स अमाउंट का कॉलम है। अगर मैं वो देता हूँ तो यहाँ पर वो हमें बता देगा कि भाई हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका। काउंट ब्लैंक का आंसर आ रहा है मेरे पास ब्लैंक, यानी कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं है। हाँ हाँ, देखो इन जनरल ये एक बड़ी फुलिशनेस होगी कि किसी टेबल में पूरी की पूरी रो एम्प्टी हो। नॉर्मली इट डजंट हैपन दिस वे। होता क्या है कि किसी टेबल में अगर 5 कॉलम्स हैं ना, तो किसी एक कॉलम में कुछ एम्प्टी वैल्यूज़ हो सकती हैं, किसी 2 कॉलम्स में एम्प्टी वैल्यूज़ हो सकती हैं। नॉर्मली ऐसे नहीं होगा कि पूरी की पूरी रो ही एम्प्टी हो, इट डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए उन्होंने जो काउंट ब्लैंक का फंक्शन है ना, वो कॉलम बेस्ड है कि आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपने एम्प्टी वैल्यूज़ देखनी है कि कितनी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, तो वो आप लोग देख सकेंगे। समझ लगी इसकी कि नहीं लगी? तो काउंट ब्लैंक जो है वो इसलिए वो कॉलम बेस्ड है। जो इससे पहले हमने काउंट रोज़ पढ़ा था, नॉर्मली रोज़ हम टेबल की कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप अगर आपने कॉलम की रोज़ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे?
अगर हमने कॉलम की रोज़ कैलकुलेट करनी है तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? सिंपल काउंट का फंक्शन, बस काउंट और आगे कॉलम का नाम दे देंगे तो आपको बता देगा कि कॉलम में कितनी रोज़ हैं। लेकिन अगर आपने टेबल लेवल पे कैलकुलेट करना है तो आप काउंट रोज़ कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल दो फंक्शन थे, काउंट ब्लैंक। हमारा जो आज का मेन फोकस जो है ना, ये सिंपल सी चीज़ थी, वो हमारा अभी डिवाइड भी हमने हमारा जो आज का मेन फोकस है, इसका हम क्विज भी लेंगे। प्रोबेबली होता है मैं कल ही क्विज ले लूँ या आपको कोई असाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सेलेक्ट फंक्शन किसी को पता क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस मेरे ख्याल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस सारे में। डिस्प्ले करता है रोज़ सेलेक्ट, अगेन ये बात बिल्कुल सही है, रोज़ सेलेक्ट करता है, बट कौन सी रोज़? ओके, फॉर एग्जांपल जिसमें आप क्राइटेरिया दें। अगर समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस मैंने ना यहाँ पे बेसिकली ये जो कोर्स है ना पावर बीआई का, ये मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ एचआर एनालिटिक्स का, जस्ट टू शो यू गाइस कि ये इसकी यूज़फुलनेस कहाँ पे है। मेरे पास एक कोर्स है एचआर एनालिटिक्स का, जो हम यहाँ बेसिकली कोर्स पढ़ाते हैं एचआर एनालिटिक्स का। उसके अंदर मैं बच्चों के अक्सर ना, मैं यहाँ पे हमारा यानी वो ओपन बुक होते हैं मिड्स और फाइनल्स भी इस कोर्स के बेसिकली, बट मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये उनका एक फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर था बच्चों का, और ये सारे उन्होंने इसके लिए डैक्स की क्वेरीज लिखनी थी। आई गेस मैं इसको ना और जूम करता हूँ। इन्होंने इसके लिए क्या करना था, डैक्स की क्वेरीज लिखनी थी। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारी अगर आप रियल लाइफ में एनालिटिक्स की जॉब करेंगे तो ये बहुत कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह की व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स। अब वो कस्टमर्स जो कि फ़ीमेल हैं, वो कस्टमर्स जिन्होंने सिर्फ क्लोथिंग, हमारे पास और भी मेरे प्रोडक्ट लाइंस हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं, तो और जिनकी जो प्राइस है वो 50 से ज़्यादा है, तो हमें इन पर्टिकुलर फ़िल्टर्स पे जो हमारे यानी कस्टमर्स पूरे उतरते हैं, उनसे जो हमें प्रॉफिट मिला है उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। नहीं समझ लगी बात की? तो अब इस तरह की चीज़ के लिए अगर तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता तो हम वो मे बी एवरेज लगा लेते या एवरेज एक्स लगा लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने क्या करना है, आपके पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि हमें सिर्फ उन कस्टमर्स का चाहिए जो कि फ़ीमेल हों, जो कि फॉर एग्जांपल जिन्होंने सिर्फ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं और जिनकी उन प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट प्राइस है वो क्या 50 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या सिर्फ एवरेज एक्स काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के अलावा वी नीड टू हैव सर्टन फिल्टर्स। नहीं समझ लगी? तो सिलेक्ट क्या होता है, ये फ़िल्टर्स अप्लाई करने में आपको हेल्प करता है। फ़िल्टर्स कौन कौन से फ़िल्टर्स, और आप देखेंगे कि आप इंतहाई तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि सिर्फ फीमेल्स के बारे में डेटा चाहिए या सिर्फ मेल्स के बारे में चाहिए। अगेन हम समटाइम्स डेट ऑफ बर्थ पे लगाते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 2005 से ज़्यादा है उनका डेटा चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। अगर हमने निकाला नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर्स, तो यहाँ पर तो हम फॉर एग्जांपल मे बी सम एक्स या काउंट एक्स लगा सकते हैं, बट आगे कुछ फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स क्या हैं? वो कस्टमर्स जो कि मेल हैं और जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदी है जिसका कलर क्या है, ब्लू है, नॉट ब्लू, यानी ब्लू नहीं है, यानी ब्लू के अलावा अगर रेड खरीदा या ग्रीन खरीदी है तो वो चलेगा। डिड यू गाइस गेट दैट? अब इस तरह के क्वेश्चंस के, और ये आप देखेंगे रियल लाइफ में भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजमेंट क्वेरी करती है ना, तो इस तरह की क्वेरीज बहुत होती हैं कि भाई इस साल से इस साल का डेटा दिखाओ, इन पर्टिकुलर कस्टमर्स का डेटा दिखाओ। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इस तरह के केसेस में हमें हमारी क्या स्टेटमेंट लगती है, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगती है। इवन इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर्स वर फीमेल एंड प्रोडक्ट कलर इज ब्लू। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, अब हम इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि अभी आप लोग आई गेस बेहतर है कि आप इसको नोट कर लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने वर्ड पैड में जाना, वेयर इज़ माय विंडोज़। ओके, मैं आपको ना कुछ बेसिक सिंबल्स बता रहा हूँ जो कि डैक्स में यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़, अगर आपने ग्रेटर देन का सिंबल डालना है, दिस इज़ सिंपल सिंबल जो कि हर जगह यूज़ होता है और एक बड़ी कॉमन सेंस है। ग्रेटर देन का ये सिंबल डैक्स में भी ये सिंबल है। लेस देन का सिंबल ये है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या सिंबल होता है, दिस इज़ द सिंबल। लेस देन इक्वल टू का क्या सिंबल होता है, दिस इज़ द सिंबल। नॉट इक्वल टू का क्या सिंबल होता है,
पाइथन में या इन जनरल ये चलता है, डैक्स में ये नहीं चलता। जो डैक्स में चलता है ये लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन, ये बेसिकली नॉट इक्वल टू को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। और अगर आपने नॉट डालना है, फॉर एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर्स हु आर नॉट फीमेल, जब नॉट को अगर आपने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए साइन होता है टिल्डा का। आप अगर आप ये साइन देखें, ये आप ये साइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैन यू गैस डू यू नो ये साइन कहाँ पे है? आपने कीबोर्ड्स पे देखें ये वाला साइन, इट्स लाइक वी कॉल इट टिल्डा, और टिल्डी भी कुछ इसे पढ़ते हैं। और ये आपका जो 1 के साथ वाली की है ना, उसके ऊपर शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये होता है इसके ऊपर, ये नॉट को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड नॉट का जो सिंबल है। ठीक हो गया। ये सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, और इनकी जब हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ना तो इन सिंबल्स की बड़ी यूज़फुलनेस है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अभी ना मैं आपके सामने सिंपल सी क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड, आपने नोट करना है ये नॉट इक्वल टू का सिंबल और ये जो दूसरा सिंबल है नॉट, सिंपल नॉट, नॉट के लिए बस। ओके, सो let me write a query for you guys. Find the, मैं आप लोगों के लिए क्वेरी लिख रहा हूँ, फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट टू कस्टमर्स हु आर फीमेल। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि फीमेल्स को हमने कितनी सेल की है, समझ लगी है हमारे। वी गॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि वी नीड टू फाइंड टोटल सेल्स अमाउंट टू कस्टमर्स हु आर फीमेल। आपने अपने क्वेश्चन को सबसे पहली बात है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1 आपका एक्सप्रेशन, ये जो चीज़ है टोटल अमाउंट टू टोटल सेल्स अमाउंट, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली क्या है? ये आपका एक्सप्रेशन है जिसके लिए आप इक्वेशन बनाएंगे। ये आपके लिए, ये आपका क्या है? टोटल सेल्स अमाउंट। अब एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे ना, सम एक्स से जो भी है। और जब कस्टमर्स हु आर फीमेल, ये क्या चीज़ है? ये आपका एक फ़िल्टर है। ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक आपकी इक्वेशन है और एक आपका फ़िल्टर है। समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपने दोनों चीज़ें देनी होती हैं। आपने पहले एक्सप्रेशन देना है, फिर आपने फ़िल्टर बताना है। एम आई क्लियर? ठीक हो गया। और आपके क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, सेल्स अमाउंट फाइंड करनी है उन कस्टमर्स के लिए हु आर फीमेल। सो कीपिंग दिस क्वेश्चन इन माइंड, हम उसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं पावर बीआई में। तो हम क्या करेंगे, मे बी एवरीवन, और आप देखेंगे कि अब हम ना मल्टीपल टेबल्स को इन्वॉल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ सेल्स टेबल में शामिल किया है ना, आप देखेंगे कि फ़िल्टर हम कस्टमर के टेबल से लगाएंगे और सेल्स अमाउंट जो है वो हम सेल्स के टेबल से फाइंड करेंगे। एवरीवन सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और कस्टमर का डेटा लोड कर लें। अगर नहीं किया हुआ, अगर आपने डेटा लोड करना है, आप क्या करेंगे, दोबारा उसमें जाएं। अगर आप लोगों के पास कस्टमर टेबल नहीं है, गेट डेटा में जाएं, दोबारा एक्सेल वर्कबुक में जाएं, अपनी फ़ाइल का पाथ दें और उसमें जाके ना कस्टमर के टेबल को टिक कर लें बस, और लोड कर लें। ये खुला रहने देना है, इसको खुला रहने देना है। अगर कस्टमर का डेटा लोड नहीं किया हुआ तो उसको लोड कर लें। मैयर, आप यहाँ पे दोबारा अगेन मैयर में लिखें female_sales, जो भी आपके मैयर का नाम है, और आप कैलकुलेट लिखेंगे। मैं उसको कैसे गलत बोल रहा हूँ, कैलकुलेट। कैलकुलेट मिल गया आप लोगों को? सिलेक्ट नहीं है अभी, वो कैलकुलेट है। कैलकुलेट लिखें। अगर आप कैलकुलेट लिखेंगे तो आप देखिए जो ऊपर उसका वो जो पॉपअप आया है रिबन, उस पर क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? एक्सप्रेशन, फिर कॉमा के बाद क्या लिखा आ रहा है? फिल्टर्स। तो अगेन पहले आपने एक्सप्रेशन देना है, फिर आपने क्या देना है? फिल्टर। एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन क्या है? हमने क्या फाइंड करना है? टोटल सेल्स अमाउंट। तो हम एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, और फिर लिख दूँगा सेल्स अमाउंट, सेल्स में सेल्स अमाउंट, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, पैरेंथेसिस, तो मेरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ इतना, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज़ व्हाट आई रोट। कैलकुलेट में मैंने क्या लिखा? सम और सेल्स अमाउंट। दिस इज़ व्हाट आई रोट, सम सेल्स अमाउंट के। और यहाँ पे मैंने ये जो पैरेंथेसिस है, ये सम वाली जो पैरेंथेसिस है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप देख रहे हैं ये वाली जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पे जाके मैंने क्लोज कर दी है। जब मैं क्लोज करूँगा तो इट मीन्स हमारा एक्सप्रेशन वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। और आप कॉमा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो फिल्टर वाले हिस्से को हाईलाइट कर देगा। ये हो गया आप लोगों से। पैरेंथेसिस क्लोज ज़रूर करनी है, अदरवाइज एरर आएगा। डिड यू गाइस गेट दैट? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट जब मैंने कॉमा डाल दिया, आपसे हुआ कि नहीं हुआ? ये अभी लिख रहे थे आप,
कितना हुआ ये? उसके बाद कॉमा डाल दिया मैंने। अखिल साहब आपसे हो गया? ओके फिल्टर अब हमने अप्लाई कर, अगर आप कॉमा डालेंगे ना तो कॉमा के बाद ऑटोमेटिकली वो फिल्टर को हाईलाइट कर देगा। फिल्टर आपका क्या है कि इनकी जेंडर क्या फीमेल हो। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास ना जेंडर ज़रा सर्च करें, यहाँ पे कॉलम में ना कॉमा के बाद जेंडर ज़रा सर्च करें, कस्टमर जेंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप जेंडर लिखेंगे, अब ये हम फिल्टर अप्लाई करने लगे हैं। कस्टमर जेंडर इक्वल का साइन डालें, इक्वल टू, और यहाँ पर एक बात और, इसमें आपने पावर बीआई में जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है, एबीसी लिखनी है, तो आपने उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। किस में लिखना है? नहीं डबल में सॉरी, ये मैं हमेशा असल में वो पाइथन में डबल में इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या लिखना है? फीमेल। बेसिकली यहाँ पर मुझे पता है कॉलम एफ लिखें आप, यहाँ पर जो कॉलम्स है ना वो एफ और एम से बने हुए हैं। तो मैंने क्या किया, और इसको फिर इसका पैरेंथेसिस भी क्लोज कर दें। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन है। मैं दोबारा यहाँ इसको मैं एंटर भी प्रेस कर देता हूँ ताकि कोई एरर आए तो हमें पता चल जाए। दिस इज़ योर कंप्लीट इक्वेशन। आप इसको लिखें, और अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको ज़रा डिस्प्ले तो करवाएं, उसमें अपने ना उसमें डिस्प्ले करवाएं ज़रा टेबल में क्या अमाउंट आ रही है। दिस इज़ कंप्लीट इक्वेशन। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ अ फिल्टर दैट वी अप्लाइड। ये सिंगल फिल्टर, आप चाहे तो इसका कॉमा डाल के एक और फिल्टर अप्लाई कर लें, उसके बाद कॉमा डाल के चाहे हज़ारों फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बड़ी पिन पॉइंट, यानी कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है फिल्टर्स के थ्रू तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन एक ही होगा। एक एक्सप्रेशन के अंदर आप टेंस ऑफ एक्सप्रेशंस ला सकते हैं, वो बात की बात है, हो सकता है वो होता है। ये आपको पहले अपना डेटा ना, उसमें ये डेटा, ये पहला फेज है डेटा प्रेपरेशन में, आपकी एफ सारे एक ही तरह के होने चाहिए। वो आपको शुरू में ही एफ, अगर किसी ने स्मॉल लिखा है तो उसको कैपिटल करें, ये आपको पहले करना है। इस तरह के एनालिसिस से पहले डेटा प्रेपरेशन में आपको सारा, अगर एफ है या एम है जो भी है, एम्प्टीज को आपने पहले डील करना है। हुआ है कि नहीं हुआ? अगर आप इस इक्वेशन को रन करें, सो अगेन द पॉइंट इज दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज अ फिल्टर। तो आप अभी तो हमने सिंगल फिल्टर लगाया, मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। सो इफ़ वी जस्ट यू नो, अगर मैं इसको मेयर्स में देखूं, मेरे पास यहाँ पे मैंने फीमेल लिखा है, ओके फीमेल सेल्स, तो ये आपका आंसर, सॉरी आपका आंसर होना चाहिए 14.81 मिलियन, यही आ रहा है। ओके अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगी है, ऑनलाइन समझ लगी है कि नहीं लगी? ओके एवरीवन, अगर आप लोगों को इसकी समझ लगी है, चले मैं एग्जाम क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाता हूँ। एवरीवन जस्ट ट्राई टू सॉल्व, मे बी एवरीवन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये दोनों सॉल्व करें ज़रा। क्वेश्चन 13 एंड 14 जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। कोई कन्फ्यूजन है आस्क मी। कॉलम आप अपने डाटा को देखें, कौन सा कॉलम आपके लिए सूटेबल है। 13 एंड 14 ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश तो करें। ओके मैं इसको आपके सामने बनाता हूँ। बेसिकली मैं नंबर 13 सॉल्व कर रहा हूँ भाई। इट शुड बी, राइट क्लिक करूँगा, सेल्स पे न्यू मेयर बनाऊँगा, और मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर 20, और मैं कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, कैलकुलेट, एंड देन आई विल राइट काउंट। काउंट मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट की। ओके आप लोगों ने क्या किया, सेल्स में प्रोडक्ट की किया या प्रोडक्ट में? हाँ मेरे ख्याल में दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए। नहीं हाँ खैर है उसकी, जिसमें फ़िल्टर किया उसमें के ऑर्डर हो। मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स में जाना, प्रोडक्ट्स करके देखते हैं, एंड देन फ़िल्टर मेरे पास क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, काउंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है आप लोगों के पास? मेरे पास तो वो भी नहीं आ रहा। एक मिनट, मेरे ख्याल में काउंट
प्रोडक्ट्स सॉरी सेल्स में से अगर हम प्रोडक्ट की करें, सेल्स प्रोडक्ट की कॉमा ऑर्डर क्वांटिटी, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? हाँ सॉरी, मैंने क्लोज नहीं किया इसको, एक मिनट, कॉमा ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 20, यही है। अगर मैं इसको करूँ, मैं इस इक्वेशन को भी आपको शो करवाता हूँ, बट इफ़ आई कॉपी इट, मेरे पास यहाँ पे इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ब्लैंक आ रहा है। अगर आप लोग वो दूसरा करेंगे तो बहरहाल आपकी इक्वेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। नंबर 13 के लिए जो इक्वेशन है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कैलकुलेट काउंट सेल्स प्रोडक्ट की। जो लोग प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की करेंगे उनका आंसर 397 आएगा, जो लोग सेल्स में करेंगे उनका ब्लैंक आएगा, और सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 20। समझ लगी है कि नहीं लगी इस इक्वेशन की? सॉरी 3 अगर आप प्रोडक्ट की के साथ करें, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की लेंगे तो 397 आएगा, अगर आप सेल्स में लेंगे तो ब्लैंक आएगा। अभी उसको करते हैं। ये हो गया कि नहीं हुआ, इसकी समझ लगी है? तो दिस इज़ द बेसिक। ओके, क्वेश्चन 14 करें, और ये थोड़ा ज़्यादा, ओके लेट मी शो यू क्वेश्चन 14। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगर आपको इसकी समझ लगे, बिलीव यू में आपको काफ़ी डैक्स मेजर आ जाएगा अगर आपके फिल्टर्स अप्लाई करना आ जाते हैं। क्वेश्चन 14 देखें भाई, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट टेबल में डील कर रहे हैं। एवरेज यूनिट प्राइस चाहिए हमें ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी जो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपको प्रोडक्ट्स में जाएं, प्रोडक्ट टेबल में जाएं, आपको ना एक कैटेगरी का टेबल मिलेगा। प्रोडक्ट्स के टेबल में जाएं, आपको एक कैटेगरी का कॉलम मिलेगा। What is the average unit price of products with components category? So let's solve that. Question 14. मैं यहाँ पे एक नया मैयर बनाता हूँ सेल्स का, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मैयर बनाता हूँ, एंड आई विल नेम इट एवरेज। जी यूनिट बाइक्स पे आ जाता है, हाँ मेरे ख्याल में फिर उसमें ज़ीरो ही होगा। कैलकुलेट करूँगा इसमें। ओके, इसमें एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एवरेज लिखूँगा, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूनिट, सेल्स में जाके यूनिट प्राइस का मेरे पास कॉलम है, कॉमा, फिल्टर मेरे पास क्या है, कंपोनेंट्स कैटेगरी। तो विद कैटेगरी अगर मैं लिखता हूँ तो प्रोडक्ट्स में कैटेगरी है इक्वल्स टू कंपोनेंट्स। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स, मेक श्योर करें जब भी आपने इंग्लिश लिखनी है तो आपने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, प्रोबेबली ब्लैंक आ रहा है बहुत सारे लोगों का, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ही ब्लैंक आएगा। अगर नहीं आएगा तो दैट विल बी स्ट्रेंज। तो ये मैं हमारे पास ब्लैंक आ रहा है, जो लोग ऑन बैठे अगर उनको नज़र आ रहा है, वेट करें। ओके, इस तरह करें, अगर आप ना कंपोनेंट्स में कैटेगरी में कंपोनेंट्स है ना, उसकी जगह बाइक्स करके देखें ज़रा। कंपोनेंट्स की बजाय ना ज़रा बाइक्स का फ़िल्टर अप्लाई करके देखें। कंपोनेंट्स की बजाय बाइक्स का ज़रा फ़िल्टर अप्लाई करके देखें। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, बाइक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि वो फ़िल्टर में होगा ही नहीं कुछ। नहीं तो फाइनल में आई वाज़न्ट लाइक, मुझे आंसर से गर्ज नहीं था, मुझे क्वेरी से गर्ज थी। इट डजंट मैटर टू मी कि आंसर क्या आ रहा है। बाइक से आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाइक से क्या आंसर आ रहा है? 1.86 आ रहा है। इट मीन्स क्वेरी ठीक है, इट मीन्स वो उसमें हमारी क्वेरी ठीक है। तो अगर आप बाइक्स करते हैं तो आपका आंसर 1.86 आ रहा है, क्वेरी हमारी ठीक है, कोई इतना वो इशू नहीं है। ओके, एक और करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, फिर जी बेसिकली एवरेज यूनिट प्राइस शो कर रहा है ऑन प्रोडक्ट्स की, यानी जो बाइक्स की एवरेज यूनिट प्राइस शो कर रहा है जो सेल हुई हैं। सॉरी, मेरे ख्याल में यानी कि वो कोई, यानी कि ये डेटा में होंगे ही नहीं, यानी कि सेल्स के टेबल में ना हमारे पास कंपोनेंट्स का डेटा नहीं होगा, इसलिए नहीं शो कर रहा। आपकी क्वेरी में कोई मसला नहीं है, इसका एक्चुअल में मतलब कि डेटा है ही नहीं उसके पास, यानी इसको डेटा ही नहीं मिला। समझ लगी इस बात की? ठीक है अब्दुल हनान। ओके, एक क्वेश्चन और फिर बेबी हम बेशक दोबारा। ओके एवरीवन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जिसने ये कर लिया उसको क्या, उसको शाबाशी मैं दे सकता हूँ। सॉल्व क्वेश्चन 12।
क्वेश्चन 12 है। अगेन यहाँ पर पहली बात, एक्सप्रेशन को पहले अलहदा करना है और फिल्टर को अलहदा करना है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपने हिंट पे ज़रूर फोकस करना है, हिंट वाले हिस्से पर ज़रूर फोकस करना है आपने। 12 ये अगर ये हो गया तो इट मीन्स आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर लेंगे। अगर आपने 12 का मैं न्यू मेजर बनाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन 12 का जो आंसर है दैट इज़ क्वेश्चन 12 का आंसर 27.32 बनता है, और जो इसकी इक्वेशन है ये इसकी इक्वेशन है, अगर कैलकुलेट एवरेज एक्स सेल्स अमाउंट में से टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, 3 फिल्टर हैं, जेंडर एफ है, कैटेगरी क्लोथिंग है और प्रोडक्ट लिस्ट 50 है। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है, ये चैट पे जिन्होंने सही किया हुआ है, एक मिनट, जो नॉन बाइक वाला जो क्वेश्चन है उसकी ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट सम सेल्स अमाउंट जहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है बाइक, बस टिल्डा वो सिर्फ नॉट के लिए यूज़ होता है, नॉट इक्वल के लिए यूज़ नहीं होता, वो हम बाद में करेंगे, नहीं वो फ़िलहाल यूज़ नहीं होगा, नॉट अभी फ़िलहाल ये यूज़ करो, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, बट उसको भूल जाओ, फिलहाल इस पर फोकस, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, लाइक फॉर द टाइमिंग फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन दिस। ये क्वेश्चन है आपके बाइक्स वाले की, सिंपल कैलकुलेट सम सेल्स में सेल्स अमाउंट जबकि प्रोडक्ट कैटेगरी किसके इक्वल है, बाइक के इक्वल नहीं है, बाइक्स है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, नॉट इक्वल टू बाइक्स, ठीक हो जाएगा। ये इसकी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये समझ लग गया तो दैट्स गुड। प्रोबेबली कल जो है आप लोगों का क्विज़ होगा स्टार्ट में, जिसमें हम पहले आधे पौने घंटे में इसी तरह की कुछ क्वेरीज़ बनाएंगे, आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, क्वेरीज़ आपको लिखनी होंगी, मे बी 30-40 मिनट्स का क्विज़ होगा, एंड देन क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक कैलकुलेट स्टेटमेंट समझ लग गई है तो बिलीव यू में आपको एक बड़ी चीज़ डैक्स की आ गई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यू विल सी इट्स पावर कि आप किसी भी टेबल में से जाकर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक फ़िल्टर कस्टमर्स के टेबल में से है, एक फ़िल्टर प्रोडक्ट्स के टेबल में से है, इस तरह एक फ़िल्टर आप चाहे सेल्स के टेबल में से लगा लें तो आप मल्टीपल सेल टेबल्स में से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सप्रेशन है वो सेल्स के टेबल में से है, तो ये इसकी बड़ी पावरफुल चीज़ है कि मल्टीपल टेबल्स को लूप में रख सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।